किसान भाइयों नमस्कार। प्रस्तुत हैं कृषि समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 में केंद्रीयकृत प्रणाली के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए धान क्रय नीति का निर्धारण किया है, जिसके तहत अब धान की कॉमन श्रेणी के लिए 1360 रुपये तथा ग्रेड ए के लिए 1400 रुपये प्रति कुंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। धान की खरीद 1 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 जनवरी 2015 तक की जाएगी। इस वर्ष धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 25 लाख टन निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखने तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के सभी 75 जिलों में चारा विकास के लिए निःशुल्क चारा बीज मिनी किट वितरण योजना लागू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को चारा विकास के लिए मिनी किट्स उपलब्ध कराना और पशुपालकों को जागरूक करते हुए हरे चारे के उत्पादन को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त तेवरों की वजह से चीनी मिलों ने कुल बकाये में से 2400 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को कर दिया है। गन्ना विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि 46 चीनी मिलों ने कुल बकाया 5500 करोड़ रुपए में से 2400 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। अब 3100 करोड़ रुपए बकाया है। इसे भी जल्दी ही भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा। सूखाग्रस्त 44 जिलों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 6138.42 करोड़ रुपए की मांग की है। विभागवार बनी योजना की जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि किसानों को फसल के नुकसान की राहत सहायता के लिए 685.41 करोड़ रुपए, उद्यान विभाग के लिए 20.57 करोड़ रुपए, कृषि विभाग के लिए 999.33 करोड़ रुपए, मत्स्य विभाग को 71.06 करोड़ रुपए, पावर कारपोरेशन को 1162 करोड़ रुपए, सिंचाई एवं जल संसाधन 91.39 करोड़ रुपए, पशुपालन विभाग को 639.76 करोड़ रुपए, लघु सिंचाई के लिए 258.65 करोड़, भूजल विभाग को 9.11 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 38.76 करोड़, सिंचाई विभाग को 1498.10 करोड़ रुपए, जल निगम के लिए 555.03 करोड़ रुपए तथा वन विभाग को 109.25 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश महिला डेयरी परियोजना के अंतर्गत 235 समितियों का गठन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन 5037.20 लीटर दूध का उत्पादन शुरू हो गया है। प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री राममूर्ति वर्मा ने बताया कि महिला डेयरी परियोजना प्रदेश के 8 जिलों में लागू की गई है। इस योजना में देवरिया, इलाहाबाद, इटावा, मथुरा, गोंडा, बस्ती, जालौन तथा पीलीभीत शामिल हैं। परियोजना के लिए 313.34 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इन समितियों में कुल 9565 महिला सदस्य हैं। देश में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 25 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में खरीफ की बुआई की गई है। पिछले वर्ष 26 सितंबर तक 1044.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों को लगाया गया था, जबकि इस बार 1019.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही इन फसलों को लगाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों की कम क्षेत्र में बुआई हुई है, जबकि धान और कपास के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशु चिकित्सा अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, आकाशीय बिजली गिरने, बाढ़, आंधी तूफान और अग्निकांड के कारण गंभीर रूप से घायल होने वाले पशुओं, वन्य जीव जंतुओं तथा लावारिस पशुओं का इलाज करने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर बी यादव ने बताया कि राज्य सरकार समस्त पशुओं एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। विदेशी, थाई, मांगुर तथा बिग हेड मछलियों के शिकार, बिक्री तथा
पालन पर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री इकबाल महमूद ने बताया कि इन मछलियों को खाने से स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। बीमारी फैलने की आशंका के मद्देनजर इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और किसान भाइयों, अब हम लोग बात करते हैं फसल मौसम सतर्कता समूह के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी हुई कृषि संबंधी सलाह की। धान की फसल जो देर से बोई गई है और बालियां निकलने की स्थिति है, ऐसे समय इसमें नाइट्रोजन की शेष चौथाई मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें। धान में फूल खिलने व दुग्धावस्था में खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। धान की बाली के दुग्धावस्था में होने पर गंधी कीट का प्रकोप हो सकता है। यदि 1 से 2 कीट प्रति पुंज दिखाई दें तो मिथाइल पैराथियान 2% धूल की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तोरिया की संस्तुत प्रजातियों टाइप 9 भवानी, PT 303 आदि की बुआई करें। सरसों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। सिंचित दशा में इसकी उन्नत प्रजातियों में नरेंद्र अगेती राई 4, रोहिणी माया, उर्वशी, नरेंद्र स्वर्णा राई 8, वरुणा व बसंती की बुआई करें। आलू की मुख्य फसल के लिए कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, कुफरी आनंद, कुफरी सतलज, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 3, कुफरी सिंदूरी, कुफरी सूर्या आदि किस्मों की बुवाई हेतु व्यवस्था करें। आम के बाग में उल्टा सूखा रोग से ग्रसित टहनियों को हरे हिस्से से 5 से 8 सेंटीमीटर नीचे से काटने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। कृषि समाचारों के बाद आइए हम लोग जानकारी लेते हैं ताज़ा मंडी भावों की। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में अनाजों के औसत थोक भाव प्रति कुंटल इस प्रकार रहे। गेहूं शाहाबाद हरदोई की मंडी में 1360 रुपये प्रति कुंटल के भाव बिका। चावल का भाव शाहाबाद हरदोई की मंडी में 2200 रुपये प्रति कुंटल रहा। लाही शाहाबाद हरदोई की मंडी में 3320 रुपये प्रति कुंटल तथा डिबाई की मंडी में 3175 रुपये प्रति कुंटल के भाव से बिकी। बात अगर गुड़ की करें तो गुड़ सहजनवा की मंडी में 3380 रुपये प्रति कुंटल, शाहाबाद हरदोई की मंडी में 3100 रुपये प्रति कुंटल तथा डिबाई की मंडी में 2800 रुपये प्रति कुंटल के भाव से बिका। सब्जियों में प्रमुख रूप से टमाटर शाहाबाद हरदोई की मंडी में 1950 रुपये प्रति कुंटल। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। नई जानकारियों के साथ अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी। किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी। साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती क्यों करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। लगातार हम परंपरागत खेती किसानी करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम औषधीय खेती भी करते हैं तो ये हमारे लिए और हमारे आसपास के क्षेत्र के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अश्वगंधा की क्या उपयोगिता है और क्यों हमें लगाना चाहिए, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सी मैप लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि जो अश्वगंधा की खेती है, अगर किसान भाई के पास समय है और अगर उनके पास खाली खेत है और करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं और कितना उपयोगी है उनके लिए? खेती से पहले मैं अश्वगंधा के बारे में बता देना चाहता हूँ। अश्वगंधा एक ऐसी फसल है जो कि औषधीय गुणों से भरपूर और किसानों के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी, न केवल फसल बल्कि व्यवसाय की दृष्टि से एक बहुत ही अच्छी फसल है, जो कि सूखाग्रस्त या फिर कम नमी जहाँ पर उपलब्ध है, कम पानी उपलब्ध है, वहाँ पर हो सकती है। और जो जानवर या जंगली जानवर हैं वो इसको बिल्कुल नहीं खाते, उनसे पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी जो जड़ें हैं वो आज की तारीख में 100 से ज़्यादा दवाइयों में इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि कैप्सूल से लेके आपका जो बोतल बंद आपके सिरप वगैरह हैं वो इससे बन रहे हैं। तरह तरह की दवाएं, पेट की मर्ज से लेके आपकी जो शक्तिवर्धक दवाएं हैं, इसकी जड़ से बहुत ही ज़्यादा बन रही हैं, निर्मित हो रही हैं। और इसी वजह से इसका जो बाज़ार में मांग है बहुत बढ़ती जा रही है। और इस समय इसकी जो जड़ का भाव है पिछले 4-5 वर्षों में 50 से लेके 150 रुपये प्रति किलो हो गया है। इस तरह से ये किसानों को जो लाभ की दृष्टि से देखें तो 1 हेक्टेयर में 30 से 40 हज़ार प्रति हेक्टेयर का शुद्ध मुनाफा दे देती है, जो भी विपरीत परिस्थितियों में। यानी कि कहने का मतलब है एक तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जी लाभकारी है, साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। अगर किसान भाई इसकी बुआई करना चाहते हैं तो बुआई का क्या समय, सही समय? देखिए, इसकी बुआई किसान भाई जब वर्षा खत्म हो रही हो जी उस समय शुरू कर सकते हैं। तो वास्तव में ये इस बात पर निर्भर करता है कि वर्षा कब खत्म हो रही है। तो इसकी बुआई अगस्त से शुरू हो सकती है, लेकिन सही समय है इसका सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर जब खेत में नमी हो, जो वर्षा की बची हुई नमी है, और इसकी बुआई कर सकें और उससे केवल अंकुरण हो जाए, तो इसकी किसान भाई असिंचित फसल भी कर सकते हैं। अगर अंकुरण कराने के लिए कुछ नमी की जरूरत है तो वो 1-2 सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ सकती है और बुवाई से पहले भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी ये जो सितंबर और अक्टूबर का जो समय है जी, ये बिल्कुल उपयुक्त समय है, बहुत ही उपयुक्त समय है। साथ ही साथ जो भूमि है और जलवायु किस तरीके की होनी चाहिए? देखिए, भूमि इसके लिए, क्योंकि जड़ इसका सही उत्पाद है, भूमि अगर बलुई या बलुई दोमट हो तो बहुत अच्छा है। जलवायु की जहाँ तक बात है कि इसके लिए शुष्क जलवायु अच्छी होती है, ज़्यादा वर्षा या ज़्यादा नमी इसके लिए अच्छी नहीं होती है। शुष्क जलवायु होना चाहिए और इसकी जड़ के विकास के लिए थोड़ा ठंडा वातावरण भी आना चाहिए। इसी तरह से ये जो फसल है अक्टूबर से लेके शुरू होती है और इसकी खुदाई का जो समय होता है फरवरी मार्च हो जाता है। जब
इस पर हल्के से फूल आ रहे होते हैं। तो इसका जो पूरा कार्यकाल है वो इस तरह से है कि सितंबर अक्टूबर से शुरू हुआ और मार्च अप्रैल में खत्म हो गया। तो मैं जानना चाहूंगा क्या विशेष विधि है बुआई करने की कोई? देखिए, ऐसा है कि इसकी जो विधि है वो है कि सबसे पहले तो इसके स्वस्थ और अच्छे बीज होने चाहिए। इसके बीज बिल्कुल जो फल होते हैं वो बेरीज कही जाती हैं, बेरीज के अंदर होते हैं और आपका बैंगन का बीज होता है उसकी तरह होते हैं छोटे छोटे। उनको लाइनों में बोया जाता है और लाइनों की जो दूरी है 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस बात का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। इसका जो पौधा है आमतौर पर 1 मीटर से ज़्यादा भी फैल जाता है, लेकिन जब हम खेती कर रहे हैं तो इसको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं फैल देना चाहिए, क्योंकि हमें जितनी ज़्यादा जड़ें मिलेंगी यानी कि संख्या में उतनी हमारी उपज ज़्यादा हो जाएगी। हो सके तो 1 सेंटीमीटर गहराई में बीज पड़े और पर्याप्त नमी मिल जाए वहाँ पर। अगर बहुत बलुई ज़मीन है तो बुवाई के तुरंत बाद हल्का पानी भी लगाया जा सकता है। फिर पानी लगाने के बाद उसमें पपड़ी न पड़ने पाए जब तक ये उग के तैयार हो। ठीक जैसे मिर्चे का पौधा निकलता है 2 पत्ते का लंबा लंबा सा, उसी तरह इसका पौधा भी निकलता है। जब पौधा निकल आए उसके बाद फिर उसमें जो पानी का अंतराल है आप देर में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुई कि बुआई की विधि किस तरीके से की जाए, जिस तरह से ये विशेष तरीका है उसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा कि जो प्रजातियों का चयन करना है अगर किसान भाइयों को, तो वो किस तरीके से करें और कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं उचित प्रजातियां? देखिए, ऐसा है कि औषधीय एवं सघन फसलों में प्रजातियों का चुनाव आम फसलों की तुलना में करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इनमें अगर गुणवत्ता नहीं मिली तो हो सकता है बाजार में विक्रय करने में दिक्कत आए जी। इसकी उन्नतशील प्रजातियां हमारे संस्थान, जिसका नाम है केंद्रीय औषधीय एवं सघन पौधा संस्थान, इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसके संसाधन केंद्र भी हैं जो कि हैदराबाद, बेंगलोर, पुरला और पंतनगर। हैदराबाद का जो केंद्र है वो भी इसका बीज बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराता है। हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ में इसका बीज उपलब्ध है और इसकी उन्नतशील जो प्रजातियाँ हैं वो हैं पोषिता करके एक प्रजाति का नाम है, दूसरा प्रताप करके है, तीसरा चेतक है और चौथी प्रजाति है निमिटिली 118। तो ये उन्नतशील प्रजातियां हैं। किसान भाइयों के लिए इनके पर्याप्त मात्रा में बीज केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान लखनऊ या उसके संसाधन केंद्र हैदराबाद में उपलब्ध हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए हैदराबाद से बीज मंगा के भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो जो दूर दराज क्षेत्रों में किसान भाई रहते हैं तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, दूर दराज के जो किसान भाई हैं फिलहाल तो यही है कि उनको हमारे सेंटर पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीज अधिकृत रूप से और अच्छा बीज दे सके इसके लिए कोई ऐसी हमारी जानकारी में व्यवस्था भी नहीं है। ये यहीं केंद्र पर ही व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मुख्य चीजें ये होती हैं डॉक्टर साहब की जो प्रमुख कृषि क्रियाएं होती हैं जो बहुत उपयुक्त होती हैं वो किस तरीके से किसान भाई? हाँ, ये देखिए, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है जी। इसमें एक तो पौधे को अंकुरण कराने के लिए शुरू में पर्याप्त नमी मिलना चाहिए और ज्यादा नमी इसको नुकसान पहुंचाती है। अगर पानी ज्यादा हो गया शुरू में तो ये सड़ जाएगा। तो नमी अपेक्षाकृत कम चाहने वाला पौधा है। इसकी खेती में कभी भी ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए और कम पानी रहे तो अच्छा है, लेकिन फसल मुरझाई अवस्था में आ रही है तभी इसमें पानी देना चाहिए। अगर घास वगैरह आ गई है तो उसको निकाला जा सकता है, लेकिन क्योंकि पौधे इतने नजदीक होते हैं कि 1-2 खरपतवार का नियंत्रण करने के बाद फिर इसको जो खरपतवार नियंत्रण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी अगर लगातार खेत का निरीक्षण किसान भाई कर रहे हैं और कहीं कुछ भी दिखे खरपतवार उसको निकाल के खेत से बाहर कर दें तो ये निरीक्षण पर निर्भर करता है और लगातार किसान भाइयों को इसको करते हुए रहना चाहिए। डॉक्टर साहब ने सिंचाई की जैसे बात की थी, लगातार एक नमी बनी रहनी चाहिए और जब लगे कि कहीं मुरझा रहे हैं पौधे तो करनी चाहिए। तो सिंचाई कितनी बार करना चाहिए इसको? देखिए, ऐसा है, जब पौधे हल्के से मुरझाई अवस्था में लगे तभी करना चाहिए। अब क्षेत्र के हिसाब से, समय के हिसाब से खेती का जो सिंचाई का है जो अंतराल है वो बदल जाता है। शुरू में इसकी सिंचाई थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी, 1 महीने या 1.5 महीने बाद वो भी। उसके बाद जब सर्दी का समय आए उसमें आप 2-2 महीने बाद भी इसकी सिंचाई करते हैं तो ठीक है। और उसके बाद आपका जब फसल तैयार होने वाली हो, फसल तैयार होने का मतलब है जब उसमें फूल आने के लग रहा हो, उससे 15-20 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। तो इसमें कुल मिला के सिंचाई कम आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा ना होने दें। मतलब लगातार एक नमी
बनी रहनी चाहिए और जितनी ज्यादा नमी नुकसान करती है और जितनी आवश्यकता हो समय समय पर उसको करते रहें। उसका सही आकलन है कि जब हल्का मुरझायापन महसूस हो तो तभी सिंचाई कर देनी चाहिए। मुख्यतः डॉक्टर साहब, सबसे प्रमुख बात हमें जो ध्यान रखनी होती है हम सभी किसान भाइयों को, खाद और उर्वरक का सही इस्तेमाल और सही तरीके से उनका छिड़काव, तो ये कैसे करें और कब करें? हाँ देखिए, ये खाद और उर्वरक कम चाहने वाली फसल है। हाँ। अच्छा, ध्यान इस बात पर रखना है कि ये कम खाद और उर्वरक चाहती है, लेकिन जो फास्फोरस है, क्योंकि ये जड़ वाली फसल है, फास्फोरस और कैल्शियम का 50 किलो प्रति हेक्टेयर जमीन में मिला देते हैं तो फायदा करता है। लेकिन नत्रजन बड़ी नाप तोल के डालना चाहिए, नत्रजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 किलो प्रति हेक्टेयर नत्रजन इसके लिए पर्याप्त होता है आमतौर पर। कभी भी फसल को गहरे हरे रंग में नहीं जाने देना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि जो है अश्वगंधा किस तरीके से हम सभी किसान भाइयों के लिए उपयोगी है, अगर इसकी खेती किसान भाई करते हैं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दोनों तरीके से लाभकारी होंगे। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा न्यूनतम तापमान सामान्य रहा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तेज धूप रहने से मौसम शुष्क रहा। वायु की औसत गति 6.8 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा वायु दिशा सुबह के समय पश्चिमी और दोपहर बाद उत्तर व उत्तर पश्चिम दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम नमी 92% तथा न्यूनतम 52% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर पुनः आसमान में बादल छाए रहने तथा कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि इस मौसम में धान की फसल में लगने वाले बदरा रोग से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। अतः प्रत्येक दूसरे व तीसरे दिन खेत में जाकर निगरानी करते रहें। यदि पत्तियों पर छोटी आग जैसा अंदर से हल्का भूरा तथा बाहर से गहरा भूरा धब्बा दिखाई दे तो तुरंत संस्तुत दवा का छिड़काव करें। इसके साथ साथ ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप भी इस मौसम में फसल को बर्बाद कर सकता है। अतः किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौधे के निचले भाग पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें। कीट दिखाई देने पर उपचार करें। अगैती रबी फसलों की इस मौसम में तैयारी के लिए जुताई के तुरंत बाद पाटा अवश्य लगाएं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। बुआई से पूर्व खेतों को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा करें। मेड़ों, नालियों व खेत में जाने के रास्तों को साफ करें जिससे कीटों के अंडे तथा रोग फैलाने वाले कारक नष्ट हो जाएं। इस समय सभी खड़ी फसलों में दीमक के प्रकोप होने की संभावना बनी रहती है, अतः निगरानी करते रहें तथा प्रकोप होने पर नियंत्रण करें। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगैती सरसों की बुवाई इस सप्ताह शुरू कर सकते हैं। गेंदे की नई फसल के पौधों की रोपाई के लिए यह मौसम अनुकूल है, अतः रोपाई प्रारंभ करें। चना, मसूर, मटर व राजमा की बुवाई हेतु बीज की व्यवस्था करें तथा खेत की तैयारी प्रारंभ करें। इस मौसम में लहसुन की संस्तुत प्रजातियों की बुवाई का कार्य किसान भाई प्रारंभ करें। बोई जा चुकी रबी सब्जियां जैसे मूली, गाजर, धनिया, शलगम आदि में इस मौसम में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें तथा संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। उड़द व मूंग की खेती में परिपक्वता के अनुसार फलियों की तोड़ाई करें तथा फसल अवशेष की पलटाई करें जिससे खेत को हरी खाद मिल सके। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।